खोकर पानी का मजा कुछ और है और रोकर मुस्कुराने का मजा कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 27 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज के वीडियो में टोटल हम 12 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें ओलंपिक के प्रश्न भी शामिल है आज के वीडियो में। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी और साथ में आप 2018, 2019 और 2020 की सारी पीडीएफ जितनी है मंथली करंट अफेयर वाली, ये सब फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी की लिंक दी गई है। देखिए, आजकल करंट अफेयर जो है ये बहुत डीपली पूछा जा रहा है और पिछले 1 या 2 साल का भी पुराना प्रश्न पूछ लिया जा रहा है। कभी कभी तो ये 3 साल पुराना प्रश्न भी पूछ लेता है। तो अभी पहले क्या कीजिए, सबसे पहले 2021 का जितना भी करंट अफेयर है उसको तैयार रखिए। साथ में 2020 का करंट अफेयर आपका जरूर तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके इन सभी को डाउनलोड करके पूरा का पूरा पढ़ डालिए। और वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके वीडियो भी आप देख सकते हैं। और देखिए, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा आप। देखिए, आज करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो पहला स्वर्ण पदक है ये जीता है यांग कियान ने। यहाँ पे बीच में दिख रही हैं यांग कियान। यांग कियान जो है ये चीन से बिलोंग करती हैं। तो जो चीन की यांग कियान है, इन्होंने 24 जुलाई को असाका शूटिंग रेंज में टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल फाइनल स्पर्धा में गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता। और देखिए, इसी स्पर्धा का जो रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल है इसको जीता रूस की अनास्तासिया गलासिना ने। और इसी स्पर्धा का जो आपका ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक था इसको जीता है स्विट्जरलैंड की नीना क्रिस्टिन ने। तो गोल्ड मेडल किसने जीता, यांग कियान ने। और जो रजत पदक था यानी कि सिल्वर मेडल था इसको जीता है रूस की अनास्तासिया गलासिना ने। और स्विट्जरलैंड की नीना क्रिस्टिन ने जो है कांस्य पदक जीता। देखिए, यहाँ पे जो सबसे खास चीज याद रखनी है वो यही है कि जो चीन की यांग कियान है इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है कि किस व्यक्ति को डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं प्रमोद भगत जी। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। देखिए, अभी हाल ही में वर्ल्ड नंबर 1 पैरा शटलर जो प्रमोद भगत हैं इनको 2019 के लिए इंडियन स्पोर्ट ऑनर अवार्ड में डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर चुना गया। देखिए, जो आपका इंडियन स्पोर्ट ऑनर है ये विराट कोहली फाउंडेशन के सहयोग से आरपीएसजी समूह के द्वारा भारत की उत्कृष्ट खेल हस्तियों को प्रतिवर्ष दिया जाने वाला पुरस्कार है। और इस पुरस्कार को 2017 में स्थापित किया गया था विराट कोहली के द्वारा। और आपको बता दूं, जो आपका इस साल दुबई पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था तो उसमें 2 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीता था प्रमोद भगत ने। और इसके बाद इनकी ओलंपिक में दावेदारी जो है सुनिश्चित हो गई। तो जो आपका पैरा ओलंपिक होगा, ठीक है, पैरा एथलीट है ये, तो पैरा ओलंपिक जो होने वाला है जापान में ही, जापान के टोक्यो में, तो वहाँ पर जो है एकल और मिश्रित युगल स्पर्धाओं में जो है प्रमोद भगत पार्टिसिपेट भी करेंगे। तो देखते हैं ये पैरा ओलंपिक में कितने पदक जीत पाते हैं। अभी फिलहाल याद रखिएगा कि प्रमोद भगत को इंडियन स्पोर्ट ऑनर अवार्ड में डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया है। तीसरा प्रश्न है कि किस देश में हाल ही में नोरो वायरस का प्रकोप देखा गया। देखिए, कोरोना के बाद नोरो वायरस आ गया। देखिए, नोरो वायरस का प्रकोप अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में देखा गया। देखिए, जो आपका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र है इसके अनुसार नोरो वायरस बहुत ही संक्रामक है। और अगर किसी व्यक्ति को नोरो वायरस का संक्रमण हो गया है तो उसको बार बार दस्त यानी कि डायरिया होगा और उल्टी होगा। देखिए, एक व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से इस वायरस को अनुबंधित कर सकता है। दूषित पानी, भोजन का सेवन करने और दूषित सतहों को अपने हाथों से छूने और फिर उन्हें बिना धोए मुंह में डालने से वायरस जो है फैल सकता है। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो कोरोना से इसके लक्षण मिलते जुलते हैं, फैलने वाले तरीके, ठीक है। देखिए, नोरो वायरस जो है, नोरो वायरस के लक्षण में उल्टी यानी कि वोमिटिंग शामिल है, दस्त यानी कि डायरिया शामिल है, पेट दर्द यानी कि स्टमक पेन शामिल है और मितली यानी कि नाजिया शामिल है, ठीक है। तो उल्टी, दस्त, पेट दर्द और मितली ये सभी लक्षण हैं किसके, नोरो वायरस के। और ये वायरस आंतों या फिर पेट में सूजन पैदा कर सकता है, यानी कि जो आपका इंटेस्टाइन है, ठीक है,
उसमें ये सूजन पैदा कर सकता है और इसे तीव्र आंत्र शोथ यानी कि एक्यूट गैस्ट्रोइंट्राइटिस भी कहा जाता है। और इस वायरस के अन्य लक्षण में सिर दर्द भी शामिल है और बुखार भी शामिल है और शरीर में दर्द भी शामिल है। और देखिए लोग आमतौर पर 12 से 48 घंटों के भीतर लक्षण विकसित करते हैं और वे 1 से 3 दिन तक जो है जिंदा रह सकते हैं। इस वायरस के संक्रमण के बाद अगर बहुत ज़्यादा ये सीवियर हो गया तो आदमी की मौत भी हो सकती है। ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक नोरो वायरस है। 14 प्रश्न है कि जुलाई 2021 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? देखिए अभी हाल ही में जो आपका स्वीडन है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ है। देखिए स्वीडन देश की बात करें तो इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम, करेंसी है स्वीडिश क्रोना और पॉपुलेशन है 1.02 करोड़। और एक खास बात और है, देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में सबसे ज़्यादा यही पूछा था इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय आपका है हरियाणा के गुरुग्राम में और इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 2015 को। वर्तमान में जो है इसके महानिदेशक कौन है? अजय माथुर हैं। और देखिए आईएससी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? 30 नवंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में हुई थी। ठीक है, तो इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? अजय माथुर। इनका नाम जरूर याद रखिएगा। अगला है कि एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक किसने लिखा है? देखिए आजकल पुस्तकों की भरमार है, डेली 100-2 किताबें मैं आपको बताता हूँ। तो एक अलग से पेज बनाइए और उसमें जो है सभी किताबों का नाम, उसके राइटर का नाम जरूर लिखा कीजिए और एग्जाम में एक पेज पर रहेगा तो आराम से आप जो है सारा रिवीजन करके चले जाएंगे। तो एक और किताब आ गई है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ अ इंडियन जनरेशन। इस पुस्तक को लिखा है अशोक लवासा ने। अशोक लवासा बहुत बड़ा नाम है। देखिए ये भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं और इनकी जो पुस्तक है एन ऑर्डिनरी लाइफ, ठीक है, तो इसमें जो है इन्होंने अपने स्वयं के अनुभव के बारे में बताया है और अपने पिता के अनुभव के बारे में बताया है। ठीक है, और इस पुस्तक में बताया इन्होंने कि कैसे इनके पिता के अनुभव और इनके स्वयं के अनुभव, ठीक है, और इनके पिता के सिद्धांतों ने उनके जीवन में एक नैतिक कंपास के रूप में जो है कार्य किया और हमारे जीवन में भी कर सकता है। यानी कि इन्होंने कहा कि कैसे इनके पिता ने जो आइडियाज़ बताए, सिद्धांत बताए, उनको इन्होंने फॉलो किया और इसको आप लोग भी फॉलो करिए और आप जो है इससे अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अशोक लवासा के बारे में सबसे खास बात है कि 2020 में इनको एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया था। अगर परीक्षा में पूछे कि वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष कौन हैं, तो ये आपके हैं अशोक लवासा। एक प्रश्न अलग से मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। छठवां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र के दौरान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया? देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था मूवी देखने के लिए और उस मूवी का नाम था रुद्रमा देवी। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे रुद्रमा देवी मूवी मिल जाएगी। अनुष्का शेट्टी ने उसमें अभिनय किया है। तो वो मूवी अगर आप देख लेते हैं तो आपको ये जो है जो ये मंदिर दिख रहा है यहाँ पे, इसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है। फिलहाल आप उसको देख लीजिएगा बाद में। देखिए मैंने कहा था कि साउथ इंडिया में बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बनती हैं जो वास्तविक घटनाओं पे और हमारे इतिहास पे केंद्रित होती हैं। अगर आप उस मूवी को देख लेते हैं तो मान के चलिए कि आपका एक चैप्टर जो है वैसे मूवी में देखने के कारण जो है वो पूरा का पूरा कहानी, पूरा पूरा घटनाक्रम जो है याद हो जाता है। तो एग्ज़ाम में आपको उस वहाँ से जो है काफ़ी प्रश्न मिल सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर की, ठीक है, जिसे रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर को रामप्पा मंदिर क्यों कहा जाता है ये आप इस वीडियो में भी आगे जानेंगे। देखिए जो आपका काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है ये तेलंगाना में स्थित है और इस मंदिर को जो है सरकार के द्वारा वर्ष 2019 के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में एकमात्र नामांकन के लिए प्रस्तावित किया गया था। देखिए जो आपका रामप्पा मंदिर है यानी कि काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है ये 13वीं शताब्दी के अनुपम स्थापत्य कला का प्रतीक है और इस मंदिर को बनाया किसने था? एक वास्तुकार थे रामप्पा। इन्होंने 40 साल लगातार मेहनत की थी तब ये मंदिर तैयार हुआ था। इसीलिए जो है इस मंदिर को रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है। इसके बारे में कुछ और भी जानकारी है। देखिए जो आपका ये रुद्रेश्वर यानी कि रामप्पा मंदिर है
इसका निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासनकाल में काकतीय राजा गणपति देव के एक सेनापति रेचारला रुद्र ने बनवाया था और यहाँ के स्थापित देवता रामलिंगेश्वर स्वामी हैं। ठीक। और अभी मैंने आपको बताया था कि 40 वर्षों तक एक वास्तुकार थे जिन्होंने इस मंदिर का और यहाँ पर जो मूर्ति है उसका निर्माण करवाया था। तो उन्हीं के नाम पर जो है इस मंदिर को रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर जो है ये 6 फुट ऊंचे तारे जैसे मंच पर खड़ा है जिसमें दीवारें, स्तंभों और छतों पर जटिल नक्काशी से सजावट की गई है जो कि काकतीय मूर्तिकारों के अद्वितीय कौशल को प्रमाणित करती है। देखिए, यूरोपीय व्यापारी कुछ जो भारत आए थे, तो यूरोपीय मतलब अंग्रेज वगैरह हो गए। ठीक है, तो यूरोपीय व्यापारी और यात्री जो है इस मंदिर की सुंदरता से मंत्रमुग्ध थे और ऐसे ही एक यात्री ने उल्लेख किया था कि ये जो आपका रुद्रेश्वर यानी कि रामप्पा मंदिर है, ये मंदिर दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाश गंगा में सबसे चमकीला तारा था, यानी कि सबसे खूबसूरत मंदिर था। और ये मंदिर कुछ इस प्रकार से दिखता है। अगर आप कभी तमिलनाडु जाइए तो इस मंदिर को जरूर देखिए। ठीक है, बाकी आप मूवी देख लीजिएगा रुद्रमा देवी, वहां से आपको इतिहास के बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे। सातवां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के विषय को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? तो देखिए, उड़ीसा की सरकार ने कहा है कि अब जो है आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य बना दिया जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में। देखिए, उड़ीसा में अब कॉलेजों में यानी कि अगर आप जो है बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर कोई भी बैचलर डिग्री करते हैं तो उड़ीसा में आपको जो है पहले वर्ष में यानी कि फर्स्ट ईयर में आपदा प्रबंधन पर एक पाठ्यक्रम को जो है पढ़ना पड़ेगा। और राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री जो हैं अरुण साहू, ठीक है, तो इनकी मतलब इस चीज़ की इन्होंने जानकारी दी। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो उड़ीसा राज्य है वहाँ के शिक्षा मंत्री कौन हैं? अरुण साहू जी हैं। और देखिए, उड़ीसा सरकार ने 29 मई को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करने का फैसला लिया था, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। देखिए, मैं तो इतने दिन से करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ 2017 से ही, और अब तक अगर कहीं सबसे अधिक योजनाएं लॉन्च होती हैं तो वो उड़ीसा राज्य है। ठीक है, तभी तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक ये बार बार चीफ मिनिस्टर बनते हैं। बाकी तो मतलब हमें लगता है कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री बस साले निकम्मे हैं और ये बस क्या करते हैं, जात पात हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करेंगे, मतलब ऊट पटांग हरकतें करेंगे। अच्छी योजनाएं जो जनहितकारी हों उसको लॉन्च नहीं करते हैं। ठीक है, सॉरी आज मेरे मुंह से गाली निकल गया। मतलब क्या करूं यार, देखो जितने भी राज्य हैं वहाँ पे ये लोग सरकारी वैकेंसी निकालने के बजाय हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। मतलब ऊट पटांग ऐसी सी हरकतें करेंगे, कहेंगे तुम निषाद हो, तुम सिंह हो, तुम ब्राह्मण हो। मतलब ये जो है क्या करेंगे, जातियों में बांट के आपस में लड़ाकर ये राज करना चाहते हैं। तो उड़ीसा जैसे काम करना चाहिए। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्योंकि इनके विचार और इनकी जो योजनाएं होती हैं मुझे काफ़ी इम्प्रेस करती हैं और ये एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने उड़ीसा के बारे में बताया नहीं आपको। देखिए, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल हैं। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। आठवां प्रश्न है कि किस राज्य में मची राजनीतिक उथल पुथल के बीच बी.एस. येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो देखिए, बी.एस. येदियुरप्पा जो हैं ये कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे और सीएम पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया हाल ही में। देखिए, येदियुरप्पा जो है ये कर्नाटक सरकार के 2 साल पूरा होने के मौके पर अपना भाषण दे रहे थे, बाद में ये रोने लगे। रोते रोते इन्होंने कहा कि भैया अब हम जा रहे हैं, टाटा बाय बाय। तो अब जो है बी.एस. येदियुरप्पा याद रखिएगा कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। देखिए, कर्नाटका के गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत हैं। कैपिटल बेंगलुरु है। कर्नाटका की पॉपुलेशन है 6.41 करोड़। नवा प्रश्न है कि हाल ही में विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 73 किलो भार वर्ग में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए, विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 73 किलोग्राम भार वर्ग में जो प्रिया मलिक है जो कि एक भारतीय पहलवान है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। देखिए, एक अफवाह सोशल मीडिया पे फैल गई थी कि प्रिया मलिक ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, तो ये बिल्कुल गलत न्यूज़ थी, इसको आप दिमाग से बिल्कुल निकाल लीजिएगा। देखिए, प्रिया मलिक जो है इन्होंने अभी हाल ही में हंगरी के बुडापेस्ट में हुए विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में ये गोल्ड मेडल जीता था। देखिए, प्रिया मलिक जो है ये हरियाणा के जिंद की रहने वाली हैं, इसको जरूर याद रखिएगा कौन सा खिलाड़ी कहाँ का रहने वाला है। 10वां की कारगिल विजय दिवस कब मनाता है? तो देखिए, कारगिल विजय दिवस को हम 26 जुलाई को मनाते हैं।
देखिए 1999 में एक युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच में। जो युद्ध जो है 60 दिनों तक चला था और 60 दिनों तक चलने के बाद ये 26 जुलाई को इसका अंत हो गया था। 26 जुलाई को भारत की सेना ने पाकिस्तान को धूल चटा दिया था। इसीलिए 26 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस। और उस समय सरकार किसकी थी, अटल बिहारी वाजपेयी की थी, ये भी याद रखिएगा। 11वां की किस आईआईटी संस्था ने घुसपैठ पहचान प्रणाली, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब लॉन्च किया है। तो देखिए ये आईआईटी आपका है आईआईटी कानपुर, ठीक है। कितने लोग कानपुर से जरा कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए आईआईटी कानपुर का C3I हब साइबर स्पेस की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा भी शामिल होगा। और 12वां प्रश्न की विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे है ये 25 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए आपको बता दूं विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस यानी कि वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे जो है ये अप्रैल 2021 संयुक्त राष्ट्र महासभा की संकल्प UN जनरल असेंबली रिजोल्यूशन वैश्विक डूबने की रोकथाम यानी कि ग्लोबल ड्राउनिंग प्रिवेंशन के माध्यम से घोषित किया गया। और ये प्रतिवर्ष 25 जुलाई को जो है अब आयोजित किया जा रहा है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज के लिए आपके लिए पहला प्रश्न है कि 16 जुलाई 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 835 मिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ कितना हो गया, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए। और नहीं पता है तो कल का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि बैंक विद अ सोल इक्विटास पुस्तक को किसने लिखा है, बताइए। तीसरा कि हाल ही में किस राज्य की पैरा निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में गोल्ड मेडल जीता, बताइए। चौथा कि द स्ट्रेंजर इन द मिरर किस फिल्म निर्माता की आत्मकथा है, बताइए। पांचवा कि किस राज्य के कछार जिले को राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार दिया गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि 2020 टोक्यो खेलों में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं। तो देखिए इनका नाम है मीराबाई चानू। और दूसरा था कि IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने किसे टोक्यो ओलंपिक के प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सर के रूप में नियुक्त किया है। तो देखिए ये आपका है अडानी समूह। और तीसरा था कि हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पुल किस देश में बनाया गया है। तो देखिए इसको नीदरलैंड में बनाया गया है। और चौथा था कि किस व्यक्ति को AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 नामित किया गया है। तो देखिए इनका नाम है संदेश झिंगन। और पांचवा था कि AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 कौन चुनी गई हैं। तो देखिए इनका नाम है नंगगोम बाला देवी। तो इसी के साथ ये प्रश्न वीडियो ही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।